40 को थोड़ा ठीक से लिखो। देयर आर 40 डिफरेंट एलिमेंट्स। आपके पास 40 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड, तो पहला क्वेश्चन, इसका सब पार्ट क्या है? पहला है सब पार्ट इसका कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, total number of possible orders of matrices, क्या लिखते हैं, of matrices which can be formed using all these elements, using all these elements। यानी आपके पास 40 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इन सारे के सारे, ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन दिया गया कुछ एलिमेंट्स को लीव करने का, इन 40 एलिमेंट्स को मिला करके आप कितने टाइप के अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेस बना सकते हैं, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसका अगला सब पार्ट है, इसको भी स्मॉल में लिखा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस which can be formed using all these elements, all these elements। ठीक, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। There are 40 different elements, then find total number of possible orders of matrices which can be formed using all these elements। ये पहला सब पार्ट है। अगला सब पार्ट क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल दीज एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आया क्या? ये बताओ। यस सर, है ना? थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि पॉसिबल या नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पूछा जा रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछा जा रहा है। तो हो सकता है पहली बार में आपको ये लगे कि इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहा है कितने बन सकते हैं, और फिर आगे पूछ रहा है कि कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, तो मैट्रिक्स का तो ऑर्डर होता ही है, तो उसका मतलब क्या है ना? ये हम आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो देख लिया सबने, समझ लिया, ठीक है ना? देख चुके हो ना? चलो, तो एक सेकेंड के लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं, जस्ट पहले जो कल किया था। इसको देखो, अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स मतलब मान लिया कि 8 डिफरेंट एलिमेंट्स है, हालांकि हमारे में एक्सप्लिसिटली बताया गया है, यहाँ पर 8 एलिमेंट्स लिखा है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, यानी जो पहला पार्ट हमारा पहला सब पार्ट है आज के क्वेश्चन का, वैसा ही कल हमने किया था कि 8 एलिमेंट्स थे, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, है ना? यानी कितने पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। तो हमने कहा कि मान लो रो को m मान लिया, कॉलम को n मान लिया, और टोटल एलिमेंट्स अगर 8 हैं तो m इंटू n की वैल्यू 8 होनी चाहिए। जहाँ पर m की वैल्यू 8 थी, मैक्सिमम मिनिमम 1 थी, और यही चीज n के लिए भी एप्लीकेबल था। और फिर क्योंकि ये रेक्टेंगल होता है, हमने पढ़ा है कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो जाहिर सी बात है लेंथ इंटू ब्रेथ आना चाहिए, टोटल एरिया ऐसा कुछ आना चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन था कि m डॉट n शुड बी इक्वल टू 8, और यहाँ से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी कि m और n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? और आपने भी हेल्प की थी करने में 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1,
2x4, 4x2, केवल यही 4 ऑप्शंस थे हमारे पास। ठीक है, तो कल वाला ये समझ में आ गया था अच्छे से आपको, होपफुली, है ना। तो यस सर। पहले सब पार्ट के लिए पहले लिखा यहाँ पर सॉल्यूशन, है ना। पहले सब पार्ट के लिए क्या हम इसी तरह से अप्रोच करें क्या, सेम तरीके से? चलो तो लिख लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, इसको अपन ने m मान लिया, है ना, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको हमने क्या मान लिया, n मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि 40 अलग अलग टाइप के एंट्रीज हैं आपके पास, या 40 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो यहां से अगला इक्वेशन क्या बनेगा, बता सकता है कोई मुझे? जल्दी से बता दो, इक्वेशन क्या बनेगा आपके हिसाब से? mn is equal to 40. mn इज 4 इक्वल into टू 10. 40। ठीक है, 40 आएगा। ठीक है, ये कैसे ब्रेक होगा ये हम देखेंगे आगे, पर फिलहाल के लिए ये हमें पता है कि ऐसा होगा। m की वैल्यू 1 से 40 तक, n की वैल्यू भी 1 से 40 तक। ठीक है यहाँ तक। तो कल की तरह हमने यहाँ लिख दिया m, यहाँ पे लिख लिया n, और यहाँ पर एक बात लिख दी, m इंटू एन की वैल्यू आएगी 40। ठीक है, तो अब आपको हेल्प करना होगा, है ना, आपको हेल्प करना होगा क्या क्या हम ले सकते हैं m और n की वैल्यूज। गिवन आपको पता है कि एक रेक्टेंगल की तरह बनेगा, तो अब आप बता दो मुझे क्या क्या बना सकते हैं हम, क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। 1 So 1 into into 1 into 40. 1 इंटू 40, बिल्कुल ठीक बात है ना। 2 into 2 20. into 20. 220. ठीक है, 2 और 20 आप बता रहे हो, यानी 4 4 into into 10. 10. Sir, 4 into 10. 4 इंटू 10 आप बता रहे हो, तो यहाँ पर लिख दिया 8 4 into बाई 5. 10, 5 into 8. 5 इंटू 8, वेरी गुड। ठीक है, 5 क्रॉस 8 मतलब 5 बाई 8। अब 8 into 5. हाँ, अब उल्टा चल रहे यही ना, इसको जैसे ही बढ़ाओगे अब दूसरा घटने लग रहा है। ठीक है, 8 बाई 5, फिर 10 into 4. 10 इंटू 4, यानी कि 10 बाई 4। ठीक है, आगे 20 बाई 2, है ना, 20 बाई 2, वेरी गुड, 20 बाई 2, और लास्ट वाला 40 by 1. 40 बाई 1। ठीक है, 40 बाई 1, ऐसा। ये सही है क्या? इसके अलावा कुछ और दिख रहा है आपको और हो सकता है जो कि m और n का प्रोडक्ट 40 दे, और m और n दोनों नेचुरल नंबर्स की तरह हो, ऐसा कोई और नंबर आपकी नजर में है? मुझे तो नहीं लगता कि है। तो ठीक है, यहाँ No तक। sir, नहीं. तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे को 8 डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मिल गए। देखो, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो गए बताओ? 8 8 हो गए, है ना। कौन कौन से, ऊपर जो लिखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्की बात? No sir. देखो, इस क्वेश्चन को लेने का एक स्पेशल पर्पस था, है ना। अगर केवल यहीं तक की बात होती तो मुझे पता था कि ये तो आप कर लोगे, है ना, मुझे ट्रस्ट है आप पर कि आप इसको कर लेते। लास्ट वाला क्वेश्चन समझ लिया था, इसको आप कर लेते। लेकिन इस क्वेश्चन को देने का यहाँ पर एक स्पेशल रीजन है। एक तो ये कि इसके बाद वाला जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड जो सब पार्ट है, कि ये तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 8 आपने बता दी, कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बनेंगे। तो उससे आपको ये समझ में आया कि फंडामेंटली मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उससे आपको वो समझ में आएगा। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब तक हम उसको एक बार क्वेश्चन के रूप में करते नहीं, हमें ध्यान नहीं रहता, तो उससे आपको फंडामेंटली मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ में आएगा। दूसरा, ये जो क्वेश्चन है
इसको लेने का एक रीजन है कि एक और कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा होगा 11th में, उसको यूज करके भी मैं इसको बताना चाहूंगा। सिर्फ आपका 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन आप उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए जब ये भूल जाओ या ज्यादा टाइम लगने लगे तो आपने पढ़ा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n identical objects PNC. among are different persons पढ़ा है ये 11th में, Yes sir. है ना। यहाँ पर ध्यान देना, n आइडेंटिकल होने चाहिए और ये आर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसका वीडियो खुशी माइक को ऑफ कर लो प्लीज, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आता है, किसी को याद है? NCR, NPR, n factorial n minus r. नहीं, ऐसा नहीं होता ये n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर डिफरेंट पर्संस, ये आएगा n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। इसको याद कर लिया हमेशा के लिए, है ना। इस रिजल्ट को हमेशा के लिए याद कर लिया। ये मल्टीनोमियल थ्योरम, सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हर जगह ये आता है। ये रिजल्ट आता कैसे है, इसका डेरिवेशन एग्जिस्ट करता है, पर मैं अभी वो नहीं कराऊंगा क्योंकि आपने किया होगा या कभी बाद में नहीं किया है तो याद कर लिया इसको, है ना। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, कई जगह काम आता है। प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ोगे उसमें भी ये काम आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, r अलग अलग लोगों में बांटना है तो कितने तरीके हो सकते हैं, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, ठीक है। समझ में आया? Yes sir. Yes sir. ठीक है, ये याद रहा। अच्छा, अब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज मैं आपको मैट्रिक्स में करके दिखाता हूँ कि आपके पास 40 थे, 40 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, डिफरेंट पर्संस की तरह। इसको आपने प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया। आप इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके ही सॉल्व कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 का क्यूब इंटू 5 का 1, 8 इंटू 5 40 होता है, ठीक है। अब 2 के लिए देखो, 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, मेरे पास 3 आइडेंटिकल 2 हैं, ये मुझे 2 लोग m और n में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, समझ में आया। और यहाँ पर 1 5 है, इसको मुझे 2 लोग ऑब्वियसली जो अलग अलग है m और n में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, समझ में आया। 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, सेम है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 मेरे पास 2 हैं, कितनों में देना है, 2 लोगों में। कौन कौन से हो गए, रो और कॉलम, m और n। उसी तरह से 5 टू द पावर 1 में क्या है, एक बंदा है या एक ऑब्जेक्ट है, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, m इंटू मतलब m एंड n। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो तो अब देख लो ऊपर में क्या फॉर्मूला है, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, यहाँ से n क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, r क्या है, डिफरेंट पर्सन। तो लिख लिया, आइडेंटिकल क्या है यहाँ पर 3 और डिफरेंट क्या है, तो 3 प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1। तो ये आपको हो जाएगा 4c1 दैट इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट है आइडेंटिकल और डिफरेंट क्या है, 2 माइनस 1 c2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका 2c1 दैट इज इक्वल टू 2। देखो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 8। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये समझ में आया आपको? सर ये एप्लीकेशन कैसे किए हैं? ये फॉर्मूला समझ में आ गया था क्या? यस सर। है ना, कैसे, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। n क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, है ना, आइडेंटिकल सेम हो, और r क्या है, डिफरेंट पर्सन्स, यानी आपके पास n बॉल रखे हुए हैं और r1 r2 r3 करके r करके r लोग खड़े कर दिए गए हैं, उनको आपको बॉल देना है। कैसे भी दे सकते हो सकता है किसी को 0 दिया, किसी को सारे दे दिए, किसी को 2 दे दिए, किसी को 4 दे दिए, ऐसे कुछ भी करके आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं,
ये आपका जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, ये भी वही है, कैसे कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको फंडामेंटल लेवल पे ब्रेक किया, क्योंकि इससे छोटा हो नहीं सकता, इससे बड़ा रहेगा तो काम नहीं आएगा। तो 40 को मैंने लिखा 2 का क्यूब इंटू 5 का 1, ठीक है। तो कितने तरह के 2 आ गए मेरे पास, 3 तरह के आइडेंटिकल 2 आ गए और एक तरह का आइडेंटिकल 5 आ गया। कितने लोगों में बांटना है, 2 लोग हैं मेरे पास, एक है रो और एक है कॉलम। तो m मान लिया रो को, n को कॉलम मान लिया। तो 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 2 डिफरेंट पर्सन्स में बांटना है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r डिफरेंट पर्सन में बांटना है। तो क्या था, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो n की जगह 3 रखा, r की जगह 2 रखा, 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, ये 4 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 2 आ गया। टोटल नंबर बेस दोनों का प्रोडक्ट होगा 8, ठीक है। आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि m है और n है। तो 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 4 तरीके ही तो हुए, ऐसे ही तो बांट सकते हो। तो एक समय आपने m को 2 टू द पावर 0 दिया, यानी एक रो रहेगा, एक समय 2 रो रहेगा, एक समय आपके पास 4 रो रहेंगे, एक समय आपके पास 8 रो रहेंगे। यही n के साथ भी होगा। 3 है ना, सॉरी, यही n के साथ भी होगा। एक समय आपके पास एक रो रहेगा, 2 रो रहेंगे, 4 रो रहेंगे और मैक्सिमम 8 रो रहेंगे। यहाँ पर भी एक कॉलम मैक्सिमम 2 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। आप देख लो ऊपर में किया क्या है आपने, यही तो किया है, 1 2 4 8, ठीक है। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी आएगा 1 2 4 और 8, और जो 5 है वो ये यहाँ से आ गया नीचे में जो, ठीक है, यहाँ से आ गया एक 5 वाला, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया है ना। इसको आप याद रखो, इससे भी आप कर सकते हैं, है ना। ये नहीं है कि आप, ये 10th और 9th की बात नहीं है कि 10th में 9th वाला नहीं यूज करते, ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ोगे पूरा का पूरा कैलकुलस आपके सेट्स पर ही डिपेंड करता है, वो आप 9th 11th में पढ़ते हो, है ना। तो अगर मान लो आपके पास समय कम है या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे ब्रेक करें, और आपको ये आता है, तो आपने तुरंत हाथों हाथ इससे करके आंसर बता दिया, है ना। दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेड, और वो ज्यादा करेक्ट आंसर देगा बजाय ये कि आप करो। तो इसीलिए ये क्योंकि पीएनसी का कॉन्सेप्ट था, आ गया था, तो मैंने एक तरह से आपको याद हो जाए, रिविजिट हो जाए, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है कि 11th की चीज 12th में भूल जाओ, इसीलिए मैंने इस मेथड को भी लिया। ठीक है, समझ में आया सभी को। सर डिराइव करा दीजिए। इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, ये तो पीएनसी में किया होगा, करा दूंगा कभी फुर्सत मिले तो, है ना। तो पीएनसी की चीजें, या क्योंकि देखो मैं 12th की सिलेबस काफी है, 11th की चीजें जैसे कॉम्प्लेक्स का है एक बचा हुआ, या मैं हो सकता है इसके ये कर सकता हूँ कि मटेरियल अपलोड कर सकता हूँ, वहां से आप देख लेना, है ना। कुछ ऐसा खास नहीं है इसका डेरिवेशन, सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा इन्वॉल्व है, मतलब आपको 10-15 स्टेप लगते हैं इसको डिराइव करने में, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में तो आ गया ये आपको एप्लीकेशन, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, और ये याद रहेगा। यस सर, पक्की बात। यस यस सर यार। बिल्कुल, इसको याद रखो आप, है ना, और इस पर बेस आपके बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो मैं अब सेकंड सब पार्ट लेता हूँ। सेकंड सब पार्ट क्या है, मैट्रिक्स को ध्यान से जरा देखो आप, किसी भी एक, इस क्वेश्चन की बजाय मैं नॉर्मल मैट्रिक्स लेता हूँ। ये है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। कितने एंट्रीज हैं इसके अंदर, 4 4 है। और आपके पास इसको भरने के लिए कितने जगह हैं, 4 ही जगह है ना। 4 जगहों पर आपने 4 एंट्री को भर दिया, है ना। क्या जगह थे आपके पास, A11 A12 A21 A22, यही 4 प्लेसेस थे, उसमें आपने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4 को रखा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। Yes, 4 sir. प्लेसेस पे मैंने 4 एंट्री को रख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि 4 प्लेसेस पर
चार एंट्रीज को कितने तरीके से रखा जा सकता है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, वेरी गुड, 4 फैक्टोरियल तरीके से रखा जाता है। ये मूल फंडामेंटल डेफिनेशन है मैट्रिक्स का कि ये एक अरेंजमेंट होता है, यानी कि अगर मैंने इसको डिस्टर्ब करके ऐसा लिख दिया अल्फा 2 अल्फा 4 और यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 3 रख दिया तो ये अलग हो जाएगा, ये दोनों एक नहीं है, ये अलग हो जाएगा। आपको पहले दिन मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का मतलब होता है सजावट, तो किसी भी चीज को कहीं नहीं रख सकते। आपने रो कॉलम के वैल्यूज को एंट्रीज को थोड़ा बहुत भी चेंज किया तो मैट्रिक्स बदल जाएगी, रहेगी, ऑर्डर नहीं सेम होगा, मैट्रिक्स बदल जाएगी। यानी कि ये अगर A1 है तो इसको आपको कुछ और नाम देना पड़ेगा, A2 मान लिया है ना, भले ही एंट्री सेम है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन मैट्रिक्स अलग है। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल 4 टाइप के बना सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 4 एंट्री है तो मैं फैक्टोरियल 4 तरह का डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकता हूँ। समझ में आया ये? ठीक है, तो अगर मेरे पास 40 एलिमेंट्स है तो कितने तरह के बना सकते हैं? 40 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 40 है ना, और क्योंकि ऑर्डर 8 है मतलब टोटल यह है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि एक के लिए जैसे मैं कहूँ आपसे कि मान लो मेरे पास एक ही रो है और 40 एलिमेंट्स हैं ऐसे करके, तो इसको मैं 40 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ 40 फैक्टोरियल टाइप का, अलग अलग 40 मैट्रिक्स बनेंगे। सर जितना एंट्रीज होगा उतना फैक्टोरियल। हाँ, तो ये मान लो A1 एक मैट्रिक्स था मेरा, तो आप A1 अल्फा 1 और अल्फा 2 को चेंज करोगे तो नया मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। इस तरह से 40 प्लेसेस में हम 40 एंट्रीज को 40 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो A1 के लिए पहले मैट्रिक्स के लिए 40 फैक्टोरियल टाइप के मैट्रिक्स बन गए। A2 को मैंने ऐसा ले लिया अल्फा 1 अल्फा 2 और ऐसे करते करते अल्फा 39 अल्फा 40, 40 एंट्रीज थे, 2 कॉलम और आपके 20 रो, इसके लिए भी 40 तरीके से बन सकते हैं क्योंकि एंट्रीज तो 40 ही है। फिर ऐसे ही आपका जो 8वां बनेगा A8, आपने 8 तरीके के ऑर्डर सजेस्ट किए थे ना, तो 8वां क्या बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करते करते अल्फा 40, ऐसे मान लो ऐसा है, इसके लिए भी फैक्टोरियल 40। तो टोटल कितने हो गए? फैक्टोरियल 40 प्लस फैक्टोरियल 40 प्लस फैक्टोरियल 40 कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। तो टोटल कितने मैट्रिक्स हो गए मेरे पास? देखो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो गए? 40 फैक्टोरियल। 8 इंटू 40 फैक्टोरियल, ये है आंसर। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, ऊपर एक बार फिर से आपको दिखा दिया जाए तो 4 एलिमेंट्स लिए, उनसे हमने एक मैट्रिक्स बनाया A1। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या इनको हम अल्फा 1 और अल्फा 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं उनके पोजीशन? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या फिर मैट्रिक्स सेम रहेगा? तो आंसर है नहीं, मैट्रिक्स सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सजावट अरेंजमेंट बदल गई, लोकेशन बदल गया अल्फा 1 अल्फा 2 का, तो 2 मैट्रिक्स हो गए। अब इस तरह के कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं? फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 प्लेसेस में है, 4 ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, अनटिल अनलेस वो सर्कुलर अरेंजमेंट ना हो तो 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो अगर 40 एंट्रीज हैं, 40 जगह पर अरेंज करना है, कितने तरीके से किया जा सकता है? फैक्टोरियल 40। और कितने आपके अरेंजमेंट थे? 8, A1 A2 आपने ऊपर कैलकुलेट किया था अभी, है ना, अभी किया था मेरे साथ, 8 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो एक के लिए 40 फैक्टोरियल, दूसरे के लिए भी 40 फैक्टोरियल, 8वें के लिए भी 40 फैक्टोरियल, टोटल कितना हो गया? टोटल कितने मैट्रिक्स बन गए? 8 इंटू 40 फैक्टोरियल। तो ये देखो मैट्रिक्स और पीएनसी का कंबाइंड क्वेश्चन है ना, ये कंबाइंड क्वेश्चन है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसे पूछ लिया, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि ये मैट्रिक्स का मूल डेफिनेशन है कि एक पोजीशन जैसे ही आपने चेंज किया मैट्रिक्स की परिभाषा बदल गई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन एज वेल एज सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं? Yes. यस। है ना, फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, तो बस उसका एक तरह से एप्लीकेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया,
तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है वो मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के बुक से है और ये कई बार बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है कि मान लो आपको दे रखा है, ऐसे दे रखा है A11, यहाँ पर दे रखा है आपको A12, ये दे रखा है आपको A21, यहाँ दे रखा है आपको A22, इधर दे रखा है A31 और A32। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है कि ए आई जे की जो वैल्यू है दैट इज हाफ ऑफ मॉड I माइनस 3j। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। वैल्यू बस रखना है। हाँ, वैल्यू आपको निकालनी है यहीं से, है ना। आपको A11, A22, A21, A31 ऐसा दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर है ऑब्वियसली 3 रो हैं 2 कॉलम है, तो 3/2 का आपके पास एक मैट्रिक्स है और ये फॉर्मूला दे रखा है कि यहीं से वैल्यू निकलेगी। A11, A12, A21, A22 इसकी वैल्यूज यहाँ से निकल देगी। ये क्या है, AIJ इज इक्वल टू हाफ ऑफ I माइनस 3j का मॉड। तो A11, A12 इस तरह की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके बता। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कहा गया? यस यस ठीक है, यस सर। है ना। तो फिर हम शुरू हो जाते हैं। A11 के लिए क्या लिख दिया, सर, हाफ इंटू, -1 आ रहा है। हाँ, I की वैल्यू आपको 1 आ गई, J की वैल्यू भी 1 आ गई। तो है क्या ये I माइनस 3j, तो I की जगह 1 रखा, -3 इंटू J की जगह भी 1 रखा, तो ये 1 आएगा। तो ये हाफ इंटू मॉड क्या हो जाएगा, -2। मॉड -2 क्या होता है, हमने मॉड पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आपको 2 याद हो तो, होगा। है ना। तो मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि मॉड डिस्टेंस होता है। ये हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से A11 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्लियर। चलो, एंड यहाँ पे अब लिख लिया आपने एंड, इसको स्टार मार्क कर लेता हूँ ताकि ये खो ना जाए। A12 की वैल्यू बता दो मुझे क्या होगा, हाफ इंटू 5/2। 5/2 आ रहा है क्या, करके देख लिया। 1 माइनस सर 5/2 है। 2 है ना, तो ये 2 माइनस 3, 5/2 कैसे है, एक मिनट, 3j। सर 2 रखेंगे ना J की अच्छा, जगह। मैंने हाफ रख दिया क्या, सॉरी। 3 इंटू 2, तो ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 और मॉड है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5/2। तो दिस इम्प्लाइज आपका A12 की वैल्यू हो जाएगी प्लस 5/2, सॉरी 5/2। ठीक है, ये समझ में आया सभी को, यस सर। है ना। Yes, जो sir. जो आपका Yes, sir. कॉलम है और रो है सबस्क्रिप्ट में, उसी की वैल्यू आप फॉर्मूले में रखते चले जाएंगे। एंड फिर A21 की वैल्यू बता दो, हाफ इंटू, 1/2। है ना, हाँ, 2 माइनस 3 इंटू 1 3 रहेगा, ये आ गई आपको हाफ। तो A21 की हाँ। वैल्यू आ गई आपको हाफ। ठीक, अच्छा, फिर A22 2 2 आ रही है क्या, Sir, 2. ठीक है। यस 2 सर, 2 माइनस आ 3 रहा है। इंटू 2 6 आ जाएगा आपका वैल्यू यहाँ पर। तो ये हाफ इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो A22 की वैल्यू आप बता रहे हो कि आपको ऐसा कुछ मिल चुका है। ठीक है, फिर अब लास्ट जो एलिमेंट्स है उनका भी निकाल लेते हैं। हाफ इंटू 0 आ रहा है सर। 3 माइनस 3 0. विच इज इक्वल टू 0। तो सही है बिल्कुल, A31 की वैल्यू आपको मिल गई 0। एंड फिर लास्ट एलिमेंट भी निकाल लिया, A32, ये आपने लिखा हाफ इंटू I की वैल्यू है 3 माइनस 3 इंटू 2 6, 3/2। तो ये आ गई आपको 3/2। तो यहाँ से A32 की वैल्यू आपको आ गई 3/2। तो जो मैट्रिक्स था A, मान लो उसका नाम था A, अब मैं उसको फिल कर सकता हूँ यहाँ पर। A11 की वैल्यू बताओ क्या थी,
पहले 1 वाले sir, 1 1, ठीक है। A12 की वैल्यू 5/2, 5/2 5/2, ठीक है। A21 की वैल्यू half, 1/2 1/2 ठीक है। A22 की वैल्यू 2 2 2, ये मेरे ख्याल से 0 था और ये वैल्यू 0 और 3/2 3/2 है ना। my yes, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में होता क्या है, वैसे तो कई बार यही क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कई बार क्या करता है, ये आपको I² - 3j दे देगा, है ना, या I² + 3j² दे देगा, कुछ भी इस तरह का कॉम्बिनेशन दे देगा। तो जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा आपको। आई की जगह आप जिस भी रो की बात कर रहे हो उसकी वैल्यू रख दी, जे की जगह जिस भी कॉलम की बात कर रहे हो उसकी वैल्यू रख दी, और जो आपका जो गिवन रिलेशन है वो जो वैल्यू आपको दे दे वही उस एलिमेंट का उस रो और उस कॉलम में उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आज जो किया हमने ये समझ में आ गया सभी को, यस सर है ना। yes sir और खासकर जो पीएनसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था आप एक दो बार थोड़ा रिवाइज कर लो, इसका कहाँ कहाँ काम आता है ये भी मैं आपको शॉर्ट में अगर बता दूं 5 सेकंड में, कि जैसे आपको कोई नंबर दे दिया या कहा गया कि इसके कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं, है ना, कितने फैक्टर्स होते हैं, है ना, तो वो भी यहीं से निकलता है। इस तरह के सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आपने ऐसा पढ़ा था मल्टीनोमियल थ्योरम वगैरह, इसका इस तरह का एप्लीकेशन पढ़ा था 11th में? no नो सर नहीं पढ़ा था, चलो कोई बात नहीं। अगर आप लोग नोट करते जाना जो जो नहीं पढ़ा या जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप पढ़ना चाहते हो, जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, तो एक बार हमारा कोर्स हो जाए समय पर, तो फिर हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके जरूर ऐसे टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। yes sir. ठीक है फिर, थैंक यू, बाय थैंक यू thank you सर sir बाय बाय बाय।